वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही फर्स्ट पार्ट। वर्ड्स प्रॉब्लम की जो हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसी पर ही आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम के जो 7 से 8 पार्ट थे, उन पार्ट्स पे आज पहला पार्ट है हमारा मनी प्रॉब्लम। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जितनी भी मनी प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे हम लोग मनी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम मनी प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चंस हो, मतलब मनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर यहाँ पर आपने सारे वीडियोस को यहाँ पर देख लिया, सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा उसको अगर आपने देख लिया, तो आपका मनी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट, जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम होगा वो आपका आज क्लियर हो जाएगा और हो भी जाना चाहिए। तो चलिए बात कम करें, काम ज़्यादा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक मेरे पास है। अगर इसके अलावा भी आपको लगे कि अभी वर्ड्स प्रॉब्लम में, मनी प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन ऐसा बचा हुआ जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है RS अग्रवाल की बुक से भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। नंबर तो आपके पास होगा ही, है ना, ये 9415332610 ये नंबर है। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लिखा हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। कितने बैट खरीदा इसने? 3 बैट एंड 6 बॉल्स। इतने रुपए खरीदा है। कितने रुपए के हो गए टोटल? टोटल हो गया ये 3900 रुपीज़ का। यहाँ पे हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इक्वेशन बना के हम यहाँ पर छोड़ेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। इतना तो ऐसा कर ही सकता हूँ कि आपको तीनों मेथड आपको पता होंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड मैंने बताए थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों मेथड में कोई ना कोई मेथड आपको तीनों आना चाहिए, बट कोई एक मेथड आपको बढ़िया से आना चाहिए, कमांड होना चाहिए, जिससे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये दिया हुआ है। एंड सेकंड में लिखा हुआ लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। मतलब वो एक बैट और खरीदता है और 3 मोर बॉल्स, मतलब 3 बॉल और खरीदता है फिर से। वो कितने रुपए के टोटल है? 1300 रुपीज़ के। इट्स क्लियर। अब देखो जरा, अब इससे हमें एक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे तुमसे पूछा हुआ है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। मतलब कि आपको ग्राफ पे भी शो करना है और आपको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? अलजेब्रिक समझ रहे हो ना? अलजेब्रिक का मतलब कि आपको तीनों मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। ग्राफिकली का मतलब आपको, ज्योमेट्रिकली का मतलब ग्राफ के थ्रू शो करना है। तो ग्राफ के थ्रू भी शो करना हो या अलजेब्रिक फॉर्म में अगर तुम्हें सॉल्व करना हो, दोनों के लिए तुम्हें क्या जरूरत है? दोनों के लिए तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? इक्वेशन होनी चाहिए। अब इसी के थ्रू हम इक्वेशन बनाएंगे। अब ये बताओ जरा, क्या कभी 3 बैट यहाँ पे मैं रख दूँ, यहाँ 6 बॉल को ऐड कर दूँ, यहाँ 1 बैट, यहाँ 3 बॉल को ऐड कर दूँ, फिर रुपए के इक्वल हो रहा है क्या? कुछ इक्वल थिंक करने का मतलब ये है, इधर भी कुछ वैल्यू रुपए की होनी चाहिए, यहाँ भी कुछ रुपए की होनी चाहिए, तब तो यहाँ होगा 3900 कि 3 बैट का कॉस्ट एंड 6 बॉल की कितनी कॉस्ट होगी, इक्वल्स टू 3900 करेंगे हम। मतलब हमें यहाँ पे 3 बैट दिया हुआ, 6 बॉल दिया हुआ। पहले इक्वेशन को देखो, पहला जो हमारा पार्ट है कि 3 बैट है, 6 बॉल है, टोटल कितने का मिला हमें? 3900 का। अब हमें ये नहीं पता है, हमने टोटल रुपीज़ में लिखा है, तो यहाँ की वैल्यू भी अगर हम रुपीज़ में लिखें कुछ, तब तो हम रुपीज़ का इक्वल करेंगे। देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ भी रुपीज़, यहाँ भी रुपीज़, यहाँ भी रुपीज़। तो ये हमें बैट का कैसे कॉस्ट पता चलेगा? तो हमें कॉस्ट पता नहीं है, ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। तो हम कुछ वेरिएबल एक्स वाई थिंक करेंगे। तो क्या थिंक कर सकते हो कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट मान लो x रुपीज़ है। इट्स क्लियर। तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? देन कॉस्ट ऑफ 3 बैट इक्वल्स टू 3 इंटू क्या करोगे? x। यही तो करोगे। ये क्लियर हो रहा है मामला? कैसे? देखो ऐसे करते हो ना कि अगर मैंने जो है एक बॉल, अगर मान लो हमने 10 रुपये मिली कहीं से भी और हमें लेना है 5 बॉल, तो 5 बॉल कितने की होगी? तो
तो हम क्या करते हैं 5 में 10 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। तो यहाँ भी हम कर रहे हैं कि एक बॉल अगर हमने x रुपये मिली, जैसे हमने एक बॉल 10 रुपीज़ मिली थी, तो 3 बैट कितने का होगा, सॉरी बैट मान लो इसको, तो 3 बैट कितने का होगा, तो 3 इंटू एक्स। सेम वैसे जैसे यहाँ पे हमने 5 इंटू 10 किया है। इट क्लियर, मतलब एक बैट की जितनी कॉस्ट होगी 3 बैट में उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्लियर हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पे मान लें कि 6 बॉल है, तो 1 बॉल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिख दो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू हमने मान लिया y है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा, दोनों की कॉस्ट सेम तो है नहीं। अगर मैं इसको भी x ले लूँ, इसको भी x ले लूँ, इसका मतलब कि हम जान रहे हैं कि दोनों की कॉस्ट क्या है, सेम है, हमें पता नहीं है, इसलिए हमने बैट की कॉस्ट x रुपीज़ मानी और बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ मान ली। अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y होगी, यही तो होगी 6 इंटू वाई। अब आओ, अब देखो यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3 बैट की कॉस्ट 3x हो गई एंड 6 बॉल की कॉस्ट 6y हो गई। और इन दोनों की कॉस्ट जब हमने ऐड किया तो टोटल कितने रुपीज़ हो जा रहे हैं, 3900 रुपीज़। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ये क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी 1 बैट 3 बॉल, इसकी भी कॉस्ट लिखनी है, तो हमने बैट के लिए क्या माना है, बैट की कॉस्ट कितनी है x रुपीज़ है, बॉल की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़ है, इक्वल्स टू 1300। ये हमारे 2 इक्वेशन बनके क्या हो गए, तैयार हो गए। अब यहाँ से देखो कई बार क्या होता है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर तुम थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहो, पहले वाले इक्वेशन को देखो रिड्यूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मैं सबको क्या करूँ 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, सबको 3 से डिवाइड कर दो, सबको 3 से डिवाइड कर दो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। डिवाइड इसलिए किया जा रहा है कि इक्वेशन थोड़ा और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे इसको कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा कैंसिल हो गया, अच्छा 3 1 जा, ठीक है, एंड 3 3 जा 1300। मतलब तुम्हारे 2 इक्वेशंस हो गए हैं, एक 1x 3y 1300 और दूसरा x, मतलब ये भी x ही है, प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये तुम्हारे 2 इक्वेशन बन गए। अब इसे को तुम्हें क्या करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो सेम सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी सेम वैसा ही है। अब तुम्हें एकदम धड़ाधड़ काम करना है। लिखा हुआ यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 2 kg एप्पल, ठीक है, 2 kg कितना है, एप्पल है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स है। कितने का है टोटल, ये टोटल ये 160 रुपीज़ का है। इट्स क्लियर। चलो सेकंड क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो यहाँ पे लिख दो 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स इक्वल टू कितने का है, ये 300 का। इसको भी क्वेश्चन बनाना है तो सीधे क्या करो, जो हमारा एप्पल है 2 kg वो कितने का है नहीं पता हमें कितने का है, ग्रेप्स जो है वो 1 kg कितने का है हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एप्पल हमने क्या मान लिया कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू x रुपीज़, इज क्लियर, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू y रुपीज़। तो मैंने बताया था ना, सब्जी वब्जी तो खरीदते हो ना, इतना तो पता ही होगा कि उसने बोला, तुमने बोला भाई एप्पल कितने रुपए किलो है, तो उसने बोला कि x रुपये किलो है। तुमने बोला कि 2 किलो दे दो, तो उसको क्या करेगा, 2 में x का क्या करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे। तुमने बोला कि एप्पल कितने रुपए किलो है, 1 kg एप्पल बोला 10 रुपीज़ का है। तुमने कहा कि 2 किलो दे दो, 2 kg दे दो, तो तुम क्या करोगे, 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो करोगे। तो सेम यहाँ पर भी 1 kg एप्पल x रुपीज़ का है, तो 2 kg कितने का होगा, 2x रुपीज़ का होगा। 1 kg ग्रेप्स y रुपीज़ का है, तो 1 kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1y हो जाएगा। सेम यहाँ भी वही एप्पल है, एप्पल की कॉस्ट 1 kg की x है, तो 4 kg की 4x हो जाएगी। फिर यहाँ पर भी यहाँ ग्रेप्स 2 kg है, तो 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है, y है, तो 2 kg का 2y। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। ये तो इस तरीके से हम इक्वेशंस बनाते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एक इक्वेशन ऊपर बना, दूसरा इक्वेशन नीचे बन गया। बस तुम्हें इसमें ये चीज़ समझना है कि
हम कैसे इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। और फॉर्म कैसे करते हैं, अब वैल्यूज़ में बार बार कह रहा हूँ, जब भी हमें किसी भी नंबर का अगर हमें कॉस्ट पता करना हो कि हमारे पास अगर मान लो 4 kg एप्पल है, ठीक है, 4 kg ये एप्पल है, तो ये कितने का होगा, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि 1 kg एप्पल कितने का है। तो 1 kg मान लो 10 रुपीज़ का है, तो 10 का इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4 kg का पता चल जाएगा तुम्हें। ये क्लियर। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब क्वेश्चन में तुमसे यही कहा था कि 4 kg एप्पल का जो कॉस्ट होगा, यहाँ प्लस लगा लो, प्लस 2 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट होगा, उन दोनों का कॉस्ट मिला दिया जाए तो टोटल 300 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल तो हमें अमाउंट पता है 300 है, बट हमें 4 kg 2 kg का सेपरेटली अमाउंट नहीं पता है। इसीलिए हमने क्या मान लिया कि एक 4 kg के लिए हमने x रुपीज़ मान लिया, मतलब कि 1 kg का x रुपीज़ था तो 4 kg का 4x, 1 kg का y रुपीज़ था ग्रेप्स के लिए तो 2 kg का 2y रुपीज़, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो 300 रुपीज़ होगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3.3 जो एक्सरसाइज आपका है उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम तुरंत एकदम देखते ही इक्वेशन बनाएंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स 6 बॉल्स। 7 बैट्स 6 बॉल्स, तो बैट की कीमत क्या लिख दो, 7x 6 बॉल, तो इसको y, तुम किसी को भी x y मान सकते हो। 7 बैट 6 बॉल, दोनों का सम कितना हो रहा है, इक्वल्स टू 3800। इट क्लियर। फिर लिख रहा है लेटर सी बाई 3 बैट्स, फिर से 3 बैट ले रहा है वो, तो एक बैट x का माने हो तुमने तो 3 बैट 3x का हो जाएगा, प्लस 5 बॉल्स तो 5y इक्वल्स टू कितना है 750। दो इक्वेशन बन के तैयार हो गए। तो ऐसे सिंपल से इक्वेशन है, तुम धड़ाधड़ बना के फटाफट बना सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, सेम इसी में 4th क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि एक टैक्सी चार्ज बताया किसी भी शहर में, एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर का चार्ज है, इसमें दिया हुआ है। ओके, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। कह कि 10 किलोमीटर कोई ट्रेवल किया है और वो कितना पे किया है, 105 रुपीज़। और फिक्स चार्ज फिक्स है तुम्हारा, कि एक फिक्स चार्ज पहले से तय है कि तुम्हें भाई ऑटो में जैसे बैठोगे टैक्सी में तुम्हें 10 रुपये या 20 रुपये देने पड़ेंगे। इट क्लियर। उसके बाद पर किलोमीटर जो भी चार्ज होगा तुम्हें देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज को मान लो कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो कितने रुपीज़ है, x रुपीज़ है। मान लो कि फिक्स चार्ज कितना है, x रुपीज़ है, एंड पर किलोमीटर जो चार्ज है उसको मान लो y रुपीज़। जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है, y रुपीज़ मान लो। अब सीधे इक्वेशन पर आ जाओ। लिखा हुआ है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले इक्वेशन में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 10 किलोमीटर वो पर किलोमीटर चार्ज में आया ना, तो 10 किलोमीटर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 105 रुपीज़। अब बताओ जरा, 105 तो टोटल रुपीज़ हो गया। इट क्लियर। दूसरा एक यहाँ पे दिया हुआ है कि पर किलोमीटर कितने किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपीज़। तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y होगा ना, जैसे हम मनी वाले में कर रहे थे, ठीक है। तो 10y रुपीज़ हो गया। अब इतने रुपए तो नहीं ना देना है, साथ में फिक्स चार्ज भी तो देना है उसको। ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल का, कि 10 किलोमीटर तुम चले थे तो 10 का y में मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन साथ में तुम्हें 1 रुपये और देना है। कौन सा, ये वाला देना है, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना तुमने माना है, x रुपीज़। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 रुपीज़। इट क्लियर। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बता रहा है इसमें, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, वो फिर से क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है। पर किलोमीटर चार्ज कितना है, y रुपीज़। तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट कितना दे रहा है 15 किलोमीटर का, 155 दे रहा है। अब इतने में तो इक्वेशन ही ना बनेगा। अब 15 किलोमीटर गया है तो इसको भी तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स वही है, सेम जो इसके लिए फिक्स था वही इसके लिए भी फिक्स होगा। इट क्लियर।
ये वाला ड्राइवर नहीं है कि किसी से 10 रुपये ले लिया, किसी से 20 मांग लिया, सबसे फिक्स X रुपये ही ले रहा है वो। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आपके बन गए। अब इसको सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन में यही दिया हुआ तुम्हें, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, जो X की वैल्यू आएगी वो फिक्स चार्ज हो जाएगा, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, जो Y की वैल्यू आएगी वो चार्ज पर किलोमीटर होगा। फिर लिखा हुआ है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग एट डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहा है कि अगर जो है कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितने रुपए देना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो इसमें Y का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 25 किलोमीटर का कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन साथ में तुमको क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें फिक्स चार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज इससे भी लेगा ना, ये फूफा तो है नहीं इसका, किससे नहीं लेगा, इससे भी लेगा ये। तो X इसमें ऐड कर दो, जो भी XY की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन, मनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तो है, मनी प्रॉब्लम, जेब में पैसा ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम जो मनी प्रॉब्लम है वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे तुम्हारा है एक्सरसाइज 3.4, कहाँ से बाल आ जाता है, मुँह में चला गया, गायब हो गया। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट लिखा हुआ, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक में गई, कितने रुपए निकाली, 2000 रुपीज़ उसने निकाल लिया बैंक से। चलो कोई भी दिक्कत नहीं। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कह रही है केवल हमें 50 रुपीज़ का नोट चाहिए, ठीक है, 50 रुपीज़ का नोट, देखो मैंने नोट बना दिया, और कितने रुपए का नोट चाहिए, 100 रुपीज़ का नोट चाहिए, ठीक है, ये एक एक नोट अभी बनाया मैंने। चलो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना कितने रुपए पाई, 25 नोट्स। तो टोटल रुपीज़ जो है, टोटल रुपीज़ जो है वो इतना है, एंड टोटल नोट जो मिल रहा है उसको कितना है, 25 नोट है। समझ रहे हो ना, 25 रुपीज़ नहीं है, ये नोटों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये 100 के और 50 के सारे नोट को मिलाया जाए तो 25 नोट मिला है उसको। और उन अगर 25 नोटों की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितने के बराबर है वो, 2000 के बराबर है। तो चलो अब हमें इससे क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है हमें। अब इससे इक्वेशन कैसे बनाओगे, आओ देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो यहाँ पे टोटल नोट्स 25 है, इन दोनों को मिला करके, तो हमने मान लिया कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, X नोट हैं, कितने नोट हैं, X नोट हैं। 100 रुपीज़ के टोटल कितने नोट हैं, Y नोट हैं। एट क्लियर, इन दोनों नोटों को आपस में मिला दें तो टोटल कितने नोट हो रहे हैं, 25 नोट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि X नोट प्लस Y नोट इक्वल्स टू कितने नोट्स, 25 नोट्स। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। देखो नोट नोट नोट, ये क्लियर, मैंने बताया था यूनिट सेम होनी चाहिए। ये X किसको डिनोट कर रहा है, नोट को, Y किसको डिनोट कर रहा है, नोट को, और 25 नोटों की ही संख्या है, ठीक है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि X रुपए को डिनोट कर रहा है, Y रुपए को डिनोट कर रहा है, ये नोट को डिनोट कर रहा है, ये क्लियर, वैल्यू को नहीं। अब यहाँ पर देखोगे एक इक्वेशन हम इस 2000 से बनाएंगे, तो 2000 से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जरा देखो ध्यान से। अब हमें रुपए की वैल्यू लिखनी है, मतलब 50 रुपए के कितने नोट हैं, X नोट हैं, 100 रुपए के कितने नोट हैं, Y नोट हैं। मान लो मैं बोलूँ कि 50 रुपए के 2 नोट हैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कितने हो गए ये, 100। अब ये बताओ 100 ये नोट है या वैल्यू है उस नोट की, ये रुपए में आ गया ना, ये 100 रुपए हो गए हमारे पास। मतलब कि इस 50 रुपए में अगर नोट की संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकलेगा, हमारा वैल्यू निकलेगा, नोट की वैल्यू। इट क्लियर, इसमें कंफ्यूज मत होना कि नोट का नंबर और नोट की वैल्यू, ये नोट का नंबर है कि 25 नंबर्स ऑफ नोट्स हैं। अब यहाँ पे वैल्यू है, तो क्या करोगे, 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, X नोट्स हैं, तो अगर 50 में जितने नोट हैं 50 के, उसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो X नोट है, X का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो पता चल जाएगा ना 50 रुपए के जितने नोट्स हैं, तो 50 रुपए वाले नोट्स की टोटल वैल्यू कितनी है, पता चल जाएगी ये।
फिर प्लस 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, वाई नोट्स हैं। इट क्लियर। अब देखो जब 50 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ रुपए में वैल्यू आएगी, 100 में y का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी रुपए में वैल्यू आ जाएगी, और टोटल 50 और 100 के सारे नोट को मिला दिया जाए तो कितने रुपए हो जा रहे हैं, 2000 रुपीज़ हो जा रहे हैं। ये आपका एक सेकेंड इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो x को इसमें, 50x। ये समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे हो रहा है। ये 50 में x का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 में y का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये पता चल गया। फिर से बताता हूँ मैं कि 100 रुपीज़ है, ठीक है। मैंने बोला कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 5 नोट्स हैं। जैसे यहाँ मैंने बोला कि 100 रुपीज़ कितने नोट्स हैं, y नोट्स हैं। नंबर में नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ मैं मान लो नंबर में बता रहा हूँ मैं। तो मैं बोलूँ कि टोटल कितने रुपए हो गए यहाँ पे, या पूछूँ मैं टोटल कितने नोट हैं यहाँ पर, तो बोलोगे 5 नोट्स। लेकिन मैं पूछूँ कितने रुपए हो गए यहाँ पे, तो 5 रुपए नहीं ना बोलोगे, तो कैसे पता करोगे। 100 में इस 5 नोट का मल्टीप्लाई कर दो, 500 रुपीज़ हो गए, मतलब वैल्यू 500 की है। सेम यहाँ भी हमने यहाँ भी वही किया है कि 50 रुपए के x नोट हैं तो 50 में x का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 रुपीज़ को y नोट्स हैं तो 100 में y का मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 50 और 100 के सारे नोट्स मिला करके इतने रुपए बन रहे, 2000 रुपीज़ बन रहे हैं। क्लियर। चलो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो बहुत बुरी बात है। देखो मैं इक्वेशन को बना करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है। आधा भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा है कि आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और x y की वैल्यू निकाल पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आगे 5th क्वेश्चन है। लिखा हुआ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। फिर यहाँ देखो फिक्स चार्ज की बात आ गई, तो फिक्स चार्ज जहाँ भी होगा उसको क्या करोगे, दोनों इक्वेशन में फिक्स चार्ज सेम वेरिएबल रखोगे। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कि कहीं लाइब्रेरी में मान लो तुम जा रहे हो, तो उसने कहा कि शुरुआत का जो 3 days है, मतलब FIRST फर्स्ट 3 days के लिए वो फिक्स चार्ज ले रहा है। तो फिक्स चार्ज लिख दो, कितने रुपए, x रुपए। मतलब लाइब्रेरी में तुम 3 दिन गए, तुमसे कहा कि भाई तुमसे मैं 100 ही रुपये लूँगा, कोई भी 3 दिन तक आ रहा है 100 रुपये। उसके बाद चौथा दिन जैसे ही करोगे वो पर डे चार्ज एक्स्ट्रा काउंट करना शुरू कर देगा। तो कितना ले रहे हैं भाई साहब, देखते हैं। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब इस 3 दिन के बाद जितने दिन रहोगे पर डे के हिसाब से वो चार्ज तुम पे लगाएगा, और 3 दिन का तो चार्ज तुम्हारा फिक्स है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। मतलब ये लाइब्रेरी है, बुक वाली बुक लेके जा रहे हो यहाँ से। तो सरिता ने क्या किया, 7 days के लिए बुक लिया, ठीक है। कितना पे किया उसने, टोटल 27 रुपीज़। अब देखो यहाँ से कैसे इक्वेशन बनाओगे, पहला इक्वेशन हम यहीं से बनाएंगे। 7 days के लिए बुक लेके गई वो, टोटल कितना पे किया उसने, 27। इस 27 रुपीज़ में फिक्स चार्ज भी फिक्स है और बाकी दिन का भी चार्ज भी है इसमें। तो अब बताओ जरा, फिक्स चार्ज 3 days का है तो 3 दिन का चार्ज तो निकल चुका है। टोटल वो बताया कि 7 days के लिए बुक लेके गई थी, तो 7 days में 3 days तो वही हो गया, और बाकी कितना डेज बचा, 4 days बचा ना। कितना बचा, 4 days बचा। 3 days प्लस 4 days इक्वल्स टू 27 रुपीज़, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये कॉस्ट नहीं है ये। तो 3 days का चार्ज कितना है, x रुपीज़ है, ये तो तुम्हें दिया हुआ है कि 3 days का तुमसे फिक्स लेगा वो, x रुपये लेगा वो, ठीक है। बट बाकी जितने डेज हैं वो पर डे के हिसाब से चार्ज लेगा तुमसे। तो फिक्स डे का चार्ज x रुपीज़ है एंड पर डे चार्ज यहाँ पर लिख लो, पर डे चार्ज मान लो कितने रुपए हैं, y रुपीज़ है। तो फर्स्ट डे का x रुपीज़ हो गया, बाकी कितने दिन बचे उसके, 4 दिन, क्योंकि टोटल 7 days था। तो 4 दिन का चार्ज कितना लगेगा, 1 दिन का चार्ज y रुपीज़ है, तो 4 days का चार्ज 4y हो जाएगा, एंड टोटल कितना पे कर रही है वो, 27 रुपीज़। तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बना, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। अब यहाँ पे देखो 3x नहीं लिखोगे, क्यों,
क्योंकि यहाँ 3 दिन का चार्ज वो नहीं ले रहा है वो, ठीक है। 3 दिन का कोई अलग अलग चार्ज नहीं है, वो 3 दिन का इकट्ठे ही चार्ज दे रखा है कि 3 डेज का वो फिक्स चार्ज तुम्हें x रुपए देना ही देना है। अब इसी के आगे तुमसे और क्या पूछ रहा है, इसमें कोई और भी है यहाँ पर, कौन है, वाइल सुशी, वाह, पे 21 फॉर द बुक। कोई और है वो 21 रुपीज़ पे कर रही है। मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, एक इक्वेशन तो ये हो गया। कोई और है वो पे कर रही है 21 रुपीज़, ठीक है, कितने दिन के लिए, सी केप्ट बुक फॉर 5 डेज, वो 5 दिन के लिए बुक अपने पास रखी हुई है। तो तुरंत देखो 5 डेज का मतलब एक तो वो 3 डेज का चार्ज लगाएगा और टोटल 5 डेज है। टोटल कितने डेज के लिए उसने बुक रखा है, 5 डेज के लिए, तो उसमें तो 3 डेज का तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और बाकी कितने दिन बचे, 2 डेज बचे उसके, 2 डेज का पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा उसको। तो 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो कितने रुपीज़ है, x रुपीज़ है, प्लस 2 डेज, तो पर डे का चार्ज कितना है, पर डे का चार्ज हमने y रुपीज़ माना है, तो 2 डेज का चार्ज कितना हो जाएगा, 2y रुपीज़ एंड इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये बना, दूसरा इक्वेशन ये बना, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आसान सा लग रहा है ना, इसमें कुछ है नहीं, ये सब ऐसे ही सब बच्चे से क्वेश्चन है सब। आओ आगे चलते हैं, चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज है 3.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। देखो यहाँ भी फिक्स आ गया, तो फिक्स जहाँ भी है समझ जाना, वहाँ एक्स मान लेना है तुम्हें। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मेस का मतलब वही जहाँ हॉस्टल में मेस जहाँ पे हम खाना खाते हैं उसको मेस बोलते हैं, ठीक है। व्हेन स्टूडेंट ए, कोई एक स्टूडेंट है ए, तो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट ए के बारे में। स्टूडेंट ए ये क्या क्या खा रहा है, मतलब कितने दिन खा रहा है खाना। व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए इसने फूड लिया और कितना पे किया इसने पे किया है 1000 रुपीज़ पे किया है एज हॉस्टल चार्ज। वेर एज बी, स्टूडेंट बी, उसके बाद बी स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है, उसको अभी अलग से बनाएंगे। अब देखो जरा, 20 डेज उसने भोजन लिया है। अब उसमें लिखा हुआ है कि वो जो मेस का जो चार्ज है, तुम कितना भी दिन खाना खाओ, कितने भी दिन खाना खाओ, तुम्हें एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो हमने मान लिया जो हमारा फिक्स चार्ज है वो वही x रुपीज़ है, और एंड पर डे चार्ज जो है वो पर डे चार्ज y रुपीज़ है। वहाँ देखो जो फिक्स चार्ज था 3 डेज का था, इट क्लियर, इसलिए हम क्या करते थे, जितना भी डेज दिया रहता था उसमें 3 को माइनस कर लेते थे हम। यहाँ पे फिक्स चार्ज कोई 3 या 2 दिन का नहीं है, ये फिक्स चार्ज तुम कितने भी दिन खाओ खाना, तुम्हें फिक्स चार्ज एक अलग अमाउंट देना पड़ेगा, और पर डे के हिसाब से पहले दिन से ही तुम्हें एक एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा अलग, पर डे का चार्ज। तो 20 डे का चार्ज, ये पर डे चार्ज हो गया, 20 दिन है तो एक दिन का चार्ज कितना है y रुपीज़, तो 20 दिन का चार्ज कितना होगा 20y हो जाएगा, यही होगा ना। अब 20y ही तो नहीं देना है ना, इसको इसमें साथ में क्या देना है, एक फिक्स चार्ज भी देना है, और 20 डेज का चार्ज y और फिक्स चार्ज इन दोनों को जब आपस में मिला रहे हैं तो कितने रुपीज़ निकल रहा है 1000 रुपीज़। ये तुम्हारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा देखो सेकंड जो लड़का है वो क्या क्या खा रहा है। स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज एंड पे 1180। सेकंड वाला 26 डेज के लिए लिया है और कितना पे कर रहा है 1180 रुपीज़, 1180 रुपीज़ पे कर रहा है। तो पर डे चार्ज कितना है y रुपीज़ है, तो 26 डे का चार्ज कितना होगा 26y होगा। अब इस बच्चे को भी तो देना पड़ेगा फिक्स चार्ज ना, ठीक है, ये मेस वाले का बच्चा नहीं ना ये, तो इसको भी x रुपीज़ फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ से x प्लस 26y, जब ये दोनों चार्ज जोड़ोगे फिक्स चार्ज और 26 डेज के खाने का चार्ज, तो टोटल कितना चार्ज हो जा रहा है 1180 रुपीज़। ये आपका टोटल वर्ड्स प्रॉब्लम है। देख लेते हैं कोई और तो प्रॉब्लम नहीं बची है।
और कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची। आई थिंक एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं बार बार कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, किसी को नहीं पता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, इक्वेशन बनाने में आपकी कमांड होगी, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कितने भी बुक उठाओ, क्वेश्चन को रट करके इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो आज के लिए मनी प्रॉब्लम में बस इतना ही। आई थिंक कि जितनी भी चीज़ें मनी प्रॉब्लम्स में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सफिशिएंट चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा भी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाके वर्ड प्रॉब्लम को देखो, वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सबसे मेन चीज़ देखो, अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, तीनों मेथड आपको पता है, कोई भी मेथड आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, तो आप वर्ड्स प्रॉब्लम के इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर इक्वेशन सही बना लेते हो तो। अगर इक्वेशन सही बना लिया तुमने, आंसर तुम्हारे बुक में एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी ना, तो इसका मतलब तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मान लो कोई टीचर है तुम्हारे पास आसपास, उनसे बस इक्वेशन बना करके उनको दिखाओ सर इक्वेशन सही है, बस वहाँ पे छोड़ दो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सॉल्व कर लेना, अगर तुम्हें तीनों मेथड सॉल्व करने आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हारा एक कमांड हो जाना चाहिए कि हम इक्वेशन को कैसे बनाएं। इक्वेशन अगर बना ले रहे हो तो समझ जाओ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे तुम्हारा 90% कमांड हो चुका है, ठीक है। और उससे जो भी क्वेश्चंस आने हैं वहाँ से आपकी कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे। और 10% कहाँ गया सर? 10% वहाँ पे गया जहाँ पे कोई नहीं आता जाता है। 10% तुम्हारे कैलकुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। तुम्हें अगर कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस जो शायद तुम समझ ही ना पाओ, कुछ ऐसा भी कुछ आ जाए। चलो चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेकर के आएंगे एज बेस्ड प्रॉब्लम, उसको भी आप देखना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया, सब खैर, गुड बाय, गुड नाइट।